अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। मेरे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप देखते हैं मैं सोशल इशूज़ पे बात करता हूं, रोड शोज़ करता हूं और कराची के वो इशूज़ जिससे हमारी कराची के शहरी परेशान हैं उनको उजागर करने की कोशिश करता हूं, ताकि जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारी गवर्नमेंट है, वो उनके अंदर किसी तरह बेहतरी लेके आए। एक अंदाज़े के मुताबिक मैं अगर बताऊँ तो हमारा पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा मुल्क है और कराची पाकिस्तान की बैकबोन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कराची की जो यूथ है, इवन पाकिस्तान की यूथ हमारे इस मुल्क को छोड़ के इस मुल्क से जा चुकी है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है हमारे मुल्क में ना वो वसाइल रहे, हमारे मुल्क में बेरोज़गारी उरूज पे है, हमारे मुल्क में इतने सारे मसले हैं कि जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, जो नौजवान जो मुल्क को जिनको आगे मुल्क को बेहतर करना है, फ्यूचर ब्राइट करना है मुल्क का, वो मुल्क ही छोड़ के चले गए। लेकिन आज मैं जिस शख्स का इंटरव्यू करने आया हूँ उनसे आपकी मुलाकात भी करवाता हूँ, उनसे बात भी करेंगे। इन्होंने इस कराची में, इस पाकिस्तान में एक डिफरेंट सोच रखी और इन्होंने क्या किया है ये वो खुद ही बताएंगे। मेरे साथ शहरोज़ समेजा मौजूद हैं, मैं इनकी तरफ चलता हूँ और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शहरोज़? ठीक ठाक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। शहरोज़ मुझे बताएं सबसे पहले तो, जिस तरह से अभी मैंने जिक्र किया इंट्रो के अंदर कि हमारा पाकिस्तान, इवन कराची और कराचीआइट जितने हमारी यूथ है, कराची में इतने सारे इशूज़ हैं। हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं और हम ये देख रहे होते हैं कि कराची का जो एक इंसान है उसकी ज़िंदगी में अब मतलब नाउमीदी कराची वालों में इतनी बढ़ चुकी है। स्ट्रीट क्राइम, रोडों की सूरत हाल, पानी के इशूज़। हम यूजुअली जब लोगों से इंटरव्यू कर रहे होते हैं रोड के ऊपर, तो लोग इतने ज़्यादा मायूस हैं कि अब उनसे पूछो ना कि आपको कोई हुकूमत से मुतालबा करना है, कोई चीज़ करनी है, तो उनके ज़ुबान पे सिर्फ ये होता है कि अब पाकिस्तान का सिर्फ अल्लाह ही है और कराची का जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर कर सकता है। ना हमें मौजूदा हुकूमत से, ना पुलिस से, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। थैंक यू सो मच साद भाई। सबसे पहले तो आपने मुझे मौका दिया और एक बहुत ही क्रिटिकल इशू के ऊपर आपने मुझे इजाज़त दी कि मैं बात करूँ। थैंक यू सो मच सर। जब तक मैं सिर्फ कराची की हद तक महदूद था तो मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार कुछ भी नहीं हो सकता, इस मुल्क का तो अल्लाह वारिस है और यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और पता नहीं क्या 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 मेरे भी दिमाग में आता था। लेकिन जब मैं कराची से बाहर निकला और मैंने कराची से बाहर निकल के जब चीज़ों को एक्सप्लोर किया, जैसे अगर आप पंजाब की साइड चले जाएँ तो आपको वहाँ बहुत एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है, बहुत अच्छा माहौल मिलता है, काम बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, इदारे उनके काम कर रहे हैं और उनके हुक्मरानों की जो फेडरल की साइड पर है उनकी अपने शहरों पर ऑनरशिप। तो आपको वहाँ पर एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो दिखता है एज़ कम्पेयर टू कराची। क्योंकि मैं कराची आइट हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार हमारे शहर की ओनरशिप लेने वाला कोई नहीं। पहली बात तो ये बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि क्योंकि पंजाब में उन्होंने हर चीज़ को एक सेंट्रलाइज सिस्टमेटिक किया हुआ है। हमारे कराची के जितने भी हुक्मरान हैं वो सब इंटीरियर से ताल्लुक़ रखते हैं और अगर इंटीरियर की भी बात करें तो मैंने इंटीरियर के भी वो इलाके देख लिए हैं जो बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इंटीरियर बिल्कुल पसमानदा है, रेगिस्तान है, ऐसा कुछ नहीं है सर। इंटीरियर के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ जिसकी ओनरशिप है वो इलाके बहुत अमेजिंग हैं, बहुत एलीट इलाके बने हुए हैं। वहाँ सड़कें भी बहुत अच्छी हैं, वहाँ पानी भी साफ़ आता है, वहाँ बिजली भी नहीं जाती है। लेकिन पर्टिकुलर अगर इस शहर की बात करें तो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पर हमारे पास अब ओरिजिनल कराचाइट्स बहुत कम रहते हैं। उन्होंने माइग्रेशन कर ली, उसकी वजह ये थी क्योंकि उनकी बस से चीज़ें निकलने लगी। चलो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपका बेसिकली क्या काम है, हाउ यू स्टार्टेड दैट, और आप इस सोशल कॉज के लिए, हमारी आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। अपने काम के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफिंग दें। मैं एक टिपिकल सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसे हम कहते हैं स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स, स्पेशल नीड्स क्या है सर? वो बच्चे जिन्हें हम आज ऑटिस्टिक कहते हैं, जिन्हें हम हाइपर एक्टिव कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ही डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, नैरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स के बच्चे हैं। अच्छा, उसके रीज़न भी बहुत ज़्यादा हैं। कोई बच्चे हैं जो प्री मैच्योर होते हैं तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता। कोई बच्चे होते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, तो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाती है। और एक बहुत ही कॉमन सी बात आपने सुनी होगी कि यार मेरे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुई क्योंकि वो पैदा होते ही रोया नहीं था। ऐसी बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी। तो उन बच्चों के साथ क्या होता है? नैरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अच्छा, उन नैरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स को पाकिस्तान ने समझना शुरू किया इन कोविड से पहले तो खैर किसी को भी नहीं पता था कि ये क्या होता है। बहुत ही कम एक रेशो था जिसमें लोग कहते थे कि यार हमारा बच्चा दूसरे बच्चों की तरह पढ़ता नहीं है, इसीलिए इसको स्पेशल स्कूल की ज़रूरत है। लेकिन कोविड के अंदर ये बातें वाज़ेह होने लगी कि ऑटिज्म भी कोई चीज़ होती है, ADHD भी कोई चीज़ होती है, बच्चे हाइपर एक्टिव भी होते हैं, बच्चे के अंदर सेंसरी नीड्स भी होती है और इसकी तरफ अवेयरनेस शुरू हुई। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। एक्सेप्टेंस के बाद मैंने देखा कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं काम कर रहा था उनको कुछ स्पेसिफिक टूल्स की ज़रूरत पड़ी जो टूल्स पाकिस्तान में नहीं थे। तो उन्होंने इंटरनेट से निकाला, हमने कुछ UK की वेबसाइट्स को देखा, कुछ USA की वेबसाइट्स को देखा, तो हमने देखा यार ये प्रोडक्ट हैं। अच्छा, वो प्रोडक्ट दिखने में तो लकड़ी लोया रबड़ है,
अच्छा, तो मैंने कहा यार ऐसा इसके अंदर क्या है जो हम नहीं बना सकते। तो मैंने उनसे कहा कि चलें एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको बना के देखते हैं कि हम ये कैसे बना सकते हैं। स्पेक्स मौजूद है, लेट्स ट्राई। हमने उसको ट्राई किया सर, और 1 साल के अंदर हम कामयाब हो गए उस स्कूल को बनाने में, और वो सारे टूल्स जो बाहर से इंपोर्ट होने थे उसको हमने लोकली मैन्युफैक्चर कर दिया। अरे ज़बरदस्त। और जब वो फैब्रिकेटेड हो गया और उन टूल्स को जब हमने इस्तेमाल किया डिफरेंट थेरेपिस्ट के साथ, तो हमें समझ में आया कि इससे तो फ़ायदा भी हो रहा है। थोड़ा सा ऑटिज्म के बारे में हमारे लोगों को बताएंगे, व्हाट इज ऑटिज्म? देखिए, ऑटिज्म एक नैरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जिसके ऊपर आज तक रिसर्च हो रही है। कोई कंफर्म ये नहीं कह सकता कि ये जेनेटिक है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये बाय बर्थ है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये पैदा होने के 2 साल बाद हो रहा है, 1 साल बाद हो रहा है। इट्स अ कंडीशन जो कि बाय बर्थ भी हो सकती है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकती है, और पैदाइश के 2 साल बाद भी हो सकती है। उसमें होता क्या है टिपिकली कि बच्चा अपनी एक दुनिया बना लेता है, यानी वो देखता है कि अब मेरी बात कोई भी नहीं समझ रहा, तो मैं यहाँ से पलट के अपनी चीज़ें खुद करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, फिर दूसरा मसला क्या आता है कि अब वो बच्चा कोई भी बात नहीं समझ रहा, तो हमारे जो यंग पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो नए फादर एंड मदर हैं, जिनके पास वो दादा दादी वाले नुस्खे नहीं हैं, जिनके पास वो प्लेग्राउंड्स नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए, तो वो उस बच्चे को एक और हथियार दे देते हैं, विच इज़ स्क्रीन। तो ये बच्चा जिसको हम स्क्रीन देते हैं वो अपनी एक तो ऑलरेडी दुनिया से कटा हुआ था, दूसरा उसकी फिजिकल एक्टिविटी आपने बिल्कुल ख़त्म कर दी, उसका इंटरेस्ट अब सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की तरफ है, जो लाइट्स उसको अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। वो खाना भी उसको देख के खा रहा है, वो किसी से बात भी नहीं कर रहा है, जो चाइनीज़ कार्टून बोल रहा है वो बोलना शुरू कर रहा है, जो इंग्लिश कार्टून बोल रहा है वो बोलना शुरू कर रहा है, क्योंकि बच्चा तो जो देखता है वो करता है, जो सुनता है वो बोलता है, खुद से तो कोई चीज़ जनरेट नहीं कर रहा। चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू, एक बहुत ही मशहूर वो एक कोट है। वो वक्त जो उसको अपने दादा के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ गुजारना था, उस वक्त में आपने उसको दे दिया यूट्यूब, और उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं था। जो हमारे पेरेंट्स हैं नए बनने वाले, वो ट्रेन नहीं थे कि किस तरीके से मामलात को देखते हैं, गायनी से उन्होंने मशवरा किया नहीं, और एक प्रेगनेंसी ख़त्म हुई और दूसरी शुरू हो गई, ठीक है। मदर की बॉडी ने वो रिवाइव की नहीं चीज़ें। अब क्या हुआ, उस खातून ने अपने आप को ट्रेन करना शुरू किया। पहला जो बच्चा मजबूत सेहतमंद पैदा किया था, दूसरा प्रीमेच्योर हो गया। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी नहीं कर सकी ना, रिवाइव ही नहीं कर सकी, उसका वो ब्लड वापस बना ही नहीं, उसको आपने रेस्ट दिया ही नहीं, उसको आपने सख्त ही नहीं दी, और आपने उसको दूसरे एग्जामिनेशन में डाल दिया, तो उसकी बॉडी ट्रेन हो गई, वो एंजाइटी का शिकार हो गई, वो डिप्रेशन में चली गई, उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा, वो चिड़चिड़ाहट हो गई, उसको जो है वो एक्जिमा शुरू हो गए, और जब अब बेबी होता है तो वो बेबी 7वें महीने के अंदर प्रीमेच्योर हो गई। अब डॉक्टर ने बोला ये तो इंक्यूबेटर में जाएगा, इंक्यूबेटर में वो इंक्यूबेटर में रहा, वहाँ जब वो इंक्यूबेटर में पहुँच गया, उसकी न्यूरो डेवलपमेंट इश्यूज शुरू हो गए। अब वहाँ से एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी आप उसको देना शुरू कर रहे हो, और नेचुरल चीज़ें उससे खारिज होना शुरू हो गई। हमारे यहाँ गायनी वार्ड से जब औरत निकलती है उसको नहीं समझाया जाता कि ये बच्चा हो गया, उसके साथ करना क्या है। एग्जैक्टली ऐसी। और अब तो पेरेंट्स न्यूक्लियर रहते हैं, तो उनको समझाएगा कौन? जब ये कंप्लीट किया, क्या इश्यूज आए और उसके बाद ये जर्नी कैसी चलती रही और कितना फ़ायदा हुआ हमारी आवाम को? सर वहाँ जब पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज़म हमने पूरा कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ के लोगों के साथ मिलकर बड़ी एक्सपर्टीज़ मिली, और वहाँ पर कुछ विजनरीज़ बैठे हुए थे जिन्हें मैं आज भी खरा के तशरीफ़ पेश करता हूँ। उन विजनरीज़ ने कहा कि 2023, 24, 25 के अंदर एक ऐसा बूम आएगा कि हर मेन स्ट्रीम स्कूल की ज़रूरत हो जाएगा कि उसके पास एक इंक्लूसिव यूनिट होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के जब लिए। वो ये बात कर रहे थे ना, तो मेरे जहन में एक ही सवाल चल रहा था कि ये एक बनाने में हमें 1 साल लग गया, तो जब ये पूरा पाकिस्तान ये मांगेगा तो ये कौन देगा सामान? हर बंदा तो इम्पोर्ट नहीं कर सकता। और वहाँ से मुझे एक इदारे ने उठा लिया, वहाँ के इदारा था एक KDSP, कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम। वहाँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम की तक्की लगी हुई है कि उन्होंने मुझे कॉल किया कि वी आर डेवलपमेंट न्यू सेंटर्स, तो हमने सुना है कि आप सेंसरी डिज़ाइनर हैं। माँ खुदा उस वक्त की पहली दफ़ा सुना था क्या होता है तो मैंने कहा, थोड़ी देर के पॉज लिया और मैंने कहा जी मैं बिल्कुल हूँ, आप मुझे बताएं क्या करना है, कैसे करना। उस वक्त सिर्फ काम की लालच थी, काम सीखने की लगन थी। तो मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझे खुद पर्चे दिए, स्पेक्स भी मुझे खुद दिए, ये लोहे का बनेगा, ये लकड़ी का बनेगा, सब कुछ उन्होंने खुद बताया। मैं गया मार्केट में, मैंने वर्किंग की, मैंने कहा ठीक है ऐसे ऐसे बनेगा, इतने पैसे लगेंगे, उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने वो बना दिया, एक इदारा कंप्लीट हो गया। अब एक जगह मैं नौकरी कर रहा था जो बन गया, उन्होंने दूसरी जगह से मुझे ऑफर आई, मैंने उनको नौकरी के साथ साथ वो इदारा बना के दिया। उस इदारे की जब ओपनिंग हुई तो वहाँ से 2 और लोगों ने मुझे पिक किया, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला आप फिजियोथेरेपी डिज़ाइनर है? मैंने कहा जी मैं हूँ। मैं वहाँ पहुँचा, हमने फिजियोथेरेपी रूम बनाया, फिर उन्होंने ही मुझे बताया कि ये क्लासरूम्स हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो ऐसे करते करते इदारा टू इदारा मुझे लोग बुलाते रहे, ठीक है। जब तीसरे इदारे में पहुँचा, ठीक है, तो वो तीसरे इदारे में जब मैं काम करने गया तो उन्होंने एक रिक्वायरमेंट दी कि वी नीड अ ब्रांड, हम आपको काम नहीं दे सकते।
आपका कोई नाम होना चाहिए, आपको कोई एनटीएन होना चाहिए, आपको कोई लेटर होना चाहिए, आपको कोई इनवॉइस होनी चाहिए, उसके बगैर आइडेंटिटी आपकी होनी चाहिए। तो फिर वहाँ से मैंने लॉन्च किया और उस वक्त मुझे नाम कुछ और समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं सोल्यूशन ही प्रोवाइड कर रहा था, तो मैंने सोल्यूशन ही नाम रख दिया कंपनी का और वो कंपनी मैंने रजिस्टर्ड करा दी और उसके थ्रू मैंने काम शुरू किया। तो अब यूँ समझेंगे अगर 19 से मैंने काम शुरू किया ऑफिशियली कंपनी लॉन्च करके, हम 2025 में खड़े हुए, विद इन 6 years आई एम डन विद मोर देन 90 प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर पाकिस्तान। 90 प्रोजेक्ट्स जिसमें बहुत बड़े बड़े इदारे शामिल हैं। कराची से गिलगित तक मैंने काम किया। आई ट्रेवल अक्रॉस द प्रोविंस। एक ही वक्त में लाहौर में भी काम चल रहा है, चकवाल में भी काम चल रहा है, इस्लामाबाद में भी काम चल रहा है, गिलगित में भी काम चल रहा है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है कि कराची का लड़का, उसने पूरे मुल्क के अंदर 90 से ज़ायद इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में काम कर लिया और जिस कॉज, जिस स्पेसिफिक चीज़ के लिए काम कर रहा है, वो बच्चे तो पूरे मुल्क में ही है ना, हर फैमिली के बच्चे हैं और हर फैमिली के किसी ना किसी बहन भाई का कोई ना कोई स्पेशल बच्चा हर ख़ानदान में होता ही है। आपके सूबे और आपके शहर का लड़का, उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अप्रोच कर लिया, तो मैं तो कुछ इस पर नहीं कह सकता और आई रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट, बट ओवर टू यू शेरोज अगैन कि ये तो पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिनके साथ अभी मेरी डिस्कशन चल रही है, वो सून इंशाल्लाह ताला वो हम मैच्योर करेंगे। केपीके गवर्नमेंट के साथ, फोर्सेस के साथ मैंने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने मुझे एक्नॉलेज भी बहुत किया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह केपीके की जो फोर्सेस हैं वो मुझे बड़ा एक्नॉलेज करती हैं कि मैंने उनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, और उन्होंने हमेशा मुझे सराहा इस काम के ऊपर। आर्मी के साथ मैंने बड़ा काम किया है और उन्होंने हमेशा मुझे एक्नॉलेज किया है और छावनी टू छावनी उन्होंने मुझे भेजा भी है काम करने के लिए। सो दे एक्नॉलेजिंग माई एफर्ट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नहीं यार तू काम कर रहा है और अपने डोमेन के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अब मैं फेडरल की तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि वहाँ पर अब मेरिट पे काम होता है, वहाँ पर अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। दे आर सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे काम करते हैं वो लोग, जिसके बाद मेरिट है वो काम करें। आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ, कंपैरिजन बता देता हूँ कि वहाँ पर अंडरपास मेट्रो 3-3, 4-4 महीने में बन जाती है, हमारे पास 4-4 साल में नहीं बनती। उसकी वजह क्या है? वहाँ मेरिट पे काम होता है कि भाई ये काम तुम्हारा, ये काम तुम्हारा और करके दिखाओ। आप क्या समझते हैं, आप क्या कहेंगे कि आपको तो देखिए सारे प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने अप्रोच किया आपके टैलेंट को और आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेसिकली अब इंशाल्लाह प्रोजेक्ट देने जा रही है, तो ये तो आपको तो अल्लाह ताला ने नवाज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बट और जो शहरोज कराची में यार, और जिस कॉज के लिए एक और नया शहरोज कल को उजागर होके सामने आता है, उस शहरोज को या उस तरह के और नौजवान जो इस वक्त कराची में इस कॉज के लिए काम करने के लिए ख्वाहिशमंद हों और करना चाह रहे हों और उनको डीमोटिवेशन लेवल वो हो जो मैं बता रहा हूँ, उनको क्या कहना चाहेंगे और स्पेशली हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स हैं बेसिक। सबसे पहले, भूख और धूप से डरना नहीं। अगर आप भूख और धूप से डरते हो तो ये मुल्क तुम्हारे लिए नहीं। आपने इन दोनों का सामना करना है और रज के करना। तीसरी चीज़ आती है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे सिस्टम को लेकर, तुम्हारे कॉज को लेकर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है तो बड़ी ये तुम ही हो जो खुद को कामयाब करते हो, ये तुम ही हो जो खुद को डीमोटिवेट करते हो, ये तुम ही हो जो खुद को डिप्रेस करते हो, कोई और नहीं है। देखिए, आपकी मेहनत के अंदर ना खुलूस होना चाहिए, फिर चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आप अपना काम ईमानदारी से करो। देखिए, हम कराची के लोग हैं, अच्छे हम भी नहीं हैं। मैं दोस्तों को कहता हूँ भाई हाजी साहब मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, हमारे साथ जो गलत करता है उसके साथ डबल गलत भी कर जाता है क्योंकि हम भी इंसान हैं। लेकिन मसला ये है कि अल्टीमेट गोल क्या है। शहरोज कराची के नौजवानों को भी मुस्तकबिल है? सर बिल्कुल है, थोड़ा सा कराची से बाहर है। ये बिल्कुल सच बात है, थोड़ा सा कराची से बाहर है। असल में हमारी अपनी गलती है कि हमारे लड़के बाहर नहीं निकलते हैं। देखिए, जब आप बाहर निकलेंगे, आप एक्सपोजर लेंगे तो आप कंपैरिजन कर सकेंगे। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप अपने ही शहर में लाके किसी अच्छे नैरेटिव पे काम करें। मैं कराची को बुरा नहीं कहता, आज भी मैं कराची में काम कर रहा हूँ, मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, लोगों के पास नहीं है काम। क्यों? क्योंकि उनको दिख गया कि यार ये बाहर से भी काम ले रहा है, मैं इस्लामाबाद में भी काम कर रहा हूँ, मैं लाहौर में भी काम कर रहा हूँ। जबकि कराची या सिंध के अंदर हमारे जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कि जो आपका, हमारे तो गवर्नमेंट स्कूल्स का माशाल्लाह हाल इतना खूबसूरत है कि वहाँ नॉर्मल क्लासेस जो हैं वो उस लेवल की नहीं हो रही, वरना ये जो आपका काम है बेसिकली स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, वो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल अगर पूरे सिंध के भी कवर कर लें और वहाँ वो स्पेशल यूनिट बना दिया जाए। देखिए, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। अब हमारे यहाँ जितने भी डिग्री होल्डर हैं, जो इस फील्ड के भी डिग्री होल्डर हैं, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि मुल्क उसको अच्छा रिटेन नहीं करता। आप अगर एक ग्राफ उठा लें कि पिछले 1 साल के अंदर कितने स्पेशल एजुकेटर, कितने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कितने फिजियोथेरेपिस्ट पाकिस्तान छोड़ के बाहर गए, ऑस्ट्रेलिया गए, दुबई गए, ओमान गए, जद्दा गए, कतर गए, सऊदीया गए, कितने गए? क्यों गए? क्योंकि उनको यहाँ पर अच्छा रिटेन नहीं किया जाए। उन्होंने 18 साल, 20 साल स्टडी किया, PhD किया, डॉक्टर बन गए और यहाँ पर उनको सैलरी ऑफर हुई 60,000 रुपये, 65,000 रुपये, तो अपनी बेइज्जती करवाने के लिए तो काम नहीं करेंगे ना, वो प्रोफेशनल है, उसका डिग्री ले ली, ठीक है, तो वो निकल गया मुल्क छोड़ के बाहर। अब जब अच्छे लोग मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पर भेड़िए बहरूपिये रह जाएंगे।
अच्छा जी, हमने इस इंटरव्यू को तो दिखाया है, लेकिन अब ज़रा नौजवानों से, कराची के जो नौजवान हैं उनसे भी थोड़ी सी बात करें। मुल्क में आपको पता है ना सड़कें बन रही हैं, ना कराची के हालात बेहतर हो रहे हैं, ना मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, और काफ़ी सारा ऐसा तबका है नौजवानों का जो मुल्क छोड़ के जा चुका है। इस वक्त जो नौजवान यहाँ मौजूद हैं, जो नौजवान पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनसे भी ज़रा थोड़ी सी बात कर लें। कराची के जो नौजवान हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, क्यों मुल्क छोड़ने पर हमारे नौजवान मजबूर हो रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं। वसाइल की तो कमी है, लेकिन जहां उनके टैलेंट को सराहा नहीं जा रहा, तो उनका क्या कहना है, इस पे ज़रा नौजवानों से बात करेंगे। मेरे साथ आइए। अच्छा जी, ज़रा नौजवानों से भी बात कर लेते हैं। मुझे बात सुनिएगा भाई जी, मुझे बताएं कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, स्पेशली कराची पाकिस्तान की बैकबोन है। हमारे काफ़ी सारे नौजवान मुल्क छोड़ के जाने पे मजबूर हैं। यहाँ टैलेंट को नहीं सराहा जाता, यहाँ जॉब्स नहीं मिलती। क्या कहेंगे, कराची के क्या हालात हैं, मुल्क के क्या हालात हैं, और नौजवान क्यों जा रहे हैं मुल्क छोड़ के? भाई देखिए, मैं तो सच्चा सच्चा रिव्यू दूंगा, और सच बोलूँगा। मैं सच बोलूँगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा। नहीं, आप बोल सकते हैं, बताएं। देख लें ये टीवी। नहीं, आप बताइए। भाई देखिए, मसला सारा है कि कहाँ हम आपकी बुराई करें। आप इस मुल्क ने पहले बहुत अच्छा सब कुछ सही था, लेकिन अब क्या हमें बेनिफिट मिल रहा है जो हम यहाँ पे रहें और यहाँ पे तालीम हासिल करें। यहाँ यूनिवर्सिटी में वही पढ़ाई जाती है जो हमें किताबी कीड़ा बनाते हैं। कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बिजली, पानी, गैस, इसके मसलों में ही हम इतना फंसे रहते हैं, तो हम कहाँ से क्रिएटिव सोचेंगे। हमारे मुल्क में, हमारे लोगों में टैलेंट इतना है, लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि हम इन सब चीज़ों में सोचते रहते हैं। अब मैं होटल में बैठा हुआ हूँ, मुझे सिर्फ ये टेंशन लगी हुई है कि कब आएंगे ज़रूरतमंद और मोबाइल छीन के ले जाएंगे। तो जब मैं इन सब चीज़ों में पड़ा रहूँगा तो मैं कब सोचूंगा। अब दुनिया देखिए, AI का दौर आ गया, ठीक है। चैट GPT के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं, आप क्या नहीं कर सकते उन चीज़ों को यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके। लेकिन हमारे स्कूलों में क्या, अभी भी फ्लॉपी डिस्क में ही अटके हुए हैं। मैं खुद कोशिश में लगा हूँ कि मैं खुद बाहर निकल जाऊँ, जब मुझे मौका लगेगा मैं खुद बाहर चले जाऊँगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ गधों की तरह काम कर रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन हाँ, अल्लाह ताला ने जो दिया है, और पाकिस्तान को चलाने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। वरना तो यहाँ पे जो हालात चल रहे हैं यहाँ के हुकूमत के, और जो यहाँ पॉलिटिकल और जो हर चीज़ें चल रही हैं, उसके हिसाब से इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे कोई तरक्की नहीं कर सकता है। अगर आप कोई तरक्की करते हैं या कुछ पढ़ लेते हैं, आगे कुछ कर भी लेते हैं, या तो पर्ची सिस्टम है। आपने अगर जो है यहाँ पे अच्छा पढ़ लिया है, आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आपकी कोई ताया या पुप्पो या कोई आपके जो मामू हैं वो कोई बड़ी अदारे में नहीं बैठे हुए हैं, उनकी पर्ची नहीं है, तो फिर आप किसी अच्छे अदारे में जा नहीं सकते। कारोबार आपने कर लिया, कारोबार आपका वही सोर्स होनी चाहिए। सोर्स होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। कारोबार आपने कर लिया, कारोबार आपका अच्छा चल रहा है, तो मामू की पर्ची के बजाय जो दूसरी वाली पर्ची होती है वो आपके पास आ जाती हैं, तो फिर आप यहाँ पे उस चीज़ में भी ग्रो नहीं कर सकते। तो इतने मसले मसाइल हैं, तो बंदा सोचता है यार मैं यहाँ हूँ क्यों। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, हमारे जो शहर के, कराची शहर के हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, स्पेशली नौजवान, और नौजवान मुस्तकबिल का मेहमान होते हैं। हमारे नौजवानों में बड़ा टैलेंट है, दुनिया भर में उनको सराहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर्स छोड़ के जा चुके हैं। आप क्या समझते हैं, नौजवान अगर मुल्क से चले जाएंगे तो क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का? पहले तो ये है कि ये इशू जो है आप जिस पे आप अभी बात कर रहे हैं, ये नया नहीं है। ये जो है 5 साल पुराना नहीं है, 10 साल पुराना नहीं है, 20 साल पुराना नहीं है। इट्स कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। ये जो ब्रेन ड्रेन है, ये काफ़ी 10, 20, 50 सालों से हमारे मुल्क में है। इसकी काफ़ी रीज़न है, और ये जो गुज़िश्ता 5 साल हैं, इसमें जो हमारी मईशत की जो हालत है, इकानमी की जो हालत है, वो थोड़ी तो क्या, बद से बदतर हुई है। तो बदतर होने के यानी साथ साथ जो हमारे नौजवान हैं, जो यूथ है, यंगस्टर है, या जिसे हम एक लफ्ज़ कहते हैं यूथ बल्ज, जो यूथ बल्ज है वो ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है? डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनके डिसकंटेनमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा। एक तो इकोनॉमी की हालत सबको पता है, उसके अलावा उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऐसे नहीं है कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कराची, सिंध के अंदर, या खुसूसन ओवरऑल पाकिस्तान में, बच्चे एडमिशन्स लेके जा तो रहे हैं, अब जब बाहर आ रहे हैं दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज़, और मजबूरन उनमें से थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। फिर स्टूडेंट्स जो हैं, ये जो यूथ बल्ज है वो किधर जाएगा? वो दे विल लुक फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, फॉर बेटर लाइफस्टाइल, फिर वो बाहर जाएंगे। वो जो है हम उसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। वो ब्रेन ड्रेन इस वजह से हो रहा है, और उसके अलावा जो हमारा बहुत सारा टैलेंट है, एक और जो रीज़न है उसका, हमारे जो यूथ है उसका बहुत सारा जो टैलेंट है
उनको उनकी कदर नहीं है यहाँ पे। एक यहाँ पे जो बच्चा है जो साइंटिस्ट बनना चाहता है, एक बच्चा है जो एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता है, दे डोंट हैव देयर प्लेटफॉर्म ही नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा भाई मुझे बताइएगा, हमारे मुल्क से नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, नौजवानों को उनके टैलेंट को उनकी स्किल्स को प्रमोट नहीं किया जाता हमारे मुल्क के अंदर। बड़ी बदकिस्मती है कि कराची का नौजवान हो, लाहौर का हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर का नौजवान हो, दुनिया के दूसरे ममालिक में जाके उसके टैलेंट को पजीराई मिलती है, सराहा जाता है। हमारे मुल्क में ऐसा क्यों है और नौजवान कब तक इस तरह से तरसते रहेंगे प्लेटफॉर्म्स के लिए? हमारे मुल्क में इसलिए ऐसा है क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है ना ठीक नहीं है। सही है, वो आते हैं अपना टाइम पूरा करते हैं और निकल जाते हैं। उनको कोई आवाम से किसी चीज़ का गर्ज नहीं है, अपना वोट लेते हैं और चले जाते हैं। उनका ये हिसाब किताब है, ठीक है। इसलिए हमारे मुल्क के बंदे यहाँ से जाते हैं बाहर। सही है, दुबई हो गया, सऊदीया, मलेशिया, ऑल टू जेड जितने भी मुल्क हैं, सही है, वहाँ जाते हैं। ये हिसाब किताब है। तो ये इसको बदलेगा कौन? क्यों इनको ये चीज़ समझ में नहीं आती हमारी हुकूमतों को कि यार हमारा अगर नौजवान मुल्क से चले गया तो मुल्क खाली हो जाएगा। मुल्क का मुस्तकबिल क्या है फिर? मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। इनको खुद सोचना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। अभी कोई बैठा हुआ ना सीट पे, वो अपना हिसाब किताब लेगा, अपना पैसा लेगा, उसके बाद यहाँ से जाएगा। सही है, उसको किसी दूसरे से गर्ज नहीं है। अच्छा जी मुझे बताओ, यंग हो आप, क्या कहोगे आप? पाकिस्तान में स्पेशली कराची में यूथ हमारी स्किल्स रखती है, टैलेंट रखती है, कुछ करना चाहती है, पर गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट नहीं मिलती। क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, अपने बारे में बताओ। और ये बताओ कि हमारे यूथ हमारी मुल्क छोड़ के क्यों जा रही है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अभी स्टडी एफएससी की कर रहा हूँ, सेकंड ईयर मेरा कंप्लीट हुआ है। और यूथ जो है सर, बाहर जाने के लिए अगर आप बोलें तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो यही सोचते हैं कि यार बाहर चले जाए, क्योंकि बताया पाकिस्तान में जॉब्स का एक तो इशू है, ऊपर से जो है 10 तरह के और इशू है। तो वो बोलता है कि यार अब्रॉड जाके ही जो है ना वो बाकी ज़िंदगी अपनी वहीं गुजारी जाए, क्योंकि हर चीज़ का तो आपको पता है, इल्म में यहाँ पे हर चीज़ का इशू है। तो ये सारा इशू है, इस वजह से जो है बंदा ये चाहता है कि यार बाहर जाके। इशूज़ तो हैं, ये मुझे पता है, आपको भी पता है, पर ये इशूज़ ठीक क्यों नहीं होते? हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती? जो हमारी यूथ है, आप जैसे हो भी, आप बता रहे हो एफएससी, अब आपने यूनिवर्सिटी भी करनी है, कल को आप कोई न्यू आइडिया लेके आते हो, बिजनेस आइडिया कोई चीज़, लगता है इस पाकिस्तान में उसको सपोर्ट मिलेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी? हाँ, अगर गवर्नमेंट कुछ चाहे तो कुछ हो सकता है शायद। क्यों नहीं चाह रही? इतने सारे यंग हमारी जनरेशन है जो बहुत कुछ कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन उनको पजीराई नहीं मिल रही। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये है कि बस अगर गवर्नमेंट चाहे तो 1% चांस है कि कुछ कर ले हम लोग। आपका क्या प्लान है? मुल्क छोड़ दोगे? सोचा हुआ तो यही है सर, मुल्क छोड़ के चले जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ रखा हुआ नहीं है। लेकिन ये है कि अगर कुछ बेहतरी नज़र आई तो फिर प्लान चेंज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई मुझे बताओ, क्या कहोगे, नौजवान मुल्क छोड़ते हुए जाए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। मुल्क में हमारी हुकूमत है, क्यों नहीं ऐसे वसाइल पैदा करने के नौजवान मुल्क में रुके? हुकूमत खुद सेटल हो तब कुछ होगा ना। असल में अभी कुछ टाइम नून लीग की हुकूमत है, उसके बाद पीटीआई की, उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। ना हमारी जो है करेंसी स्टेबल हो रही है, ना हमारी इकनॉमी स्टेबल हो रही है। तो क्या करें? आज जो बंदा 50,000 कमा रहा है, 1 साल के बाद अगर 75,000 कमाएगा तो कम्पीट करेगा इस चीज़ को, लेकिन सैलरी तो उसका 10% 12% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी ना। तो वो सारी चीज़ें किस तरह से कंपनसेट करेगा? तो ये वजह है कि बाहर जाते एक तो करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से हमें जो बाहर कमा रहा है, आप हो, मैं हूँ, मैं कमा रहा हूँ 10,000, मेरा दोस्त 10,000, वो बाहर जाके 1 लाख कमा रहा है और मैं 10 से 20,000 पे आया हूँ। तो एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकी है कि वो जो है डिस्करेज जाएगा इस चीज़। मुझे बताओ, ऐसा अच्छा लगता है कि आप अपने पाकिस्तान का टैलेंट दूसरे मुल्क में जाके अपनी स्किल्स को वहाँ दिखाए और वहाँ उसको पजीराई मिले? अफसोस नहीं होता कि हमारे मुल्क में वो वसाइल ही नहीं है? हुकूमत सिंध से के हवाले से क्या कहोगे? हुकूमत सिंध से तो शिकवा करना बेकार हो गया है ना, क्योंकि यहाँ हमारे जो सिलेक्टेड हुकूमत तो होती नहीं, इलेक्टेड हुकूमत तो होती नहीं, सिलेक्टेड हुकूमत होती है। तो उससे क्या शिकवा करें? हमारी मर्जी से हम एक एमपीए को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर हुकूमत तक तो जाना बहुत मुश्किल बात है ना। बिल्कुल मायूसी है। कोई मुतालबा, कोई हुकूमत से अपील? क्या आपका प्लान है? क्या मुल्क छोड़ने वाले हो आप भी? हाँ, जाहिर सी बात है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जाना पड़ता है मुल्क से बाहर। अब आप ये देखें ना कि 2021 में जो आपका $184 पर था, आज 284 पर है। तो जो 2021 में जो सैलरी थी, उस हिसाब से सैलरी की तो ग्रोथ नहीं हुई ना। लेकिन जो हमारे करेंसी डिवैल्यू हुई, एक्सपेंसेस बढ़ गए, इनकम नहीं तो वो सारी चीज़ें किस तरह कंपनसेट की? इसके लिए मजबूरी है। कौन चाहता है कि मतलब अब मैं हूँ, 25 साल उम्र है, तो मेरा पीक टाइम है, मैं यहाँ अपनी फैमिली को टाइम दूँ, या मैं बाहर जाके 16 घंटे काम करके यहाँ पैसे भेजूँ अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए? जाहिर सी बात है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी यहाँ मिले तो बंदा नहीं जाए, पर यहाँ गवर्नमेंट को इस चीज़ की परवाह नहीं है। आप बाहर जाओ, पैसे भेजो, इन्हें रेमिटेंस मिलेगा, बस खत्म हो गई बात।
उन्हें इस चीज़ से सरोकार नहीं है कि यहाँ बड़ी टारगेट की बात की, हमें सड़कों में पानी और दूध इसमें फंसा के रखा हुआ। जाहिर सी बात है, हम यूटिलिटीज़ दुनिया में ये प्रॉब्लम ही नहीं यूटिलिटीज़ का। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोड शेडिंग है, पानी का मसला है, गैस का मसला है। ये दुनिया में ये मसले है ही नहीं। मतलब ये अगर कोई रोड बना देते तो हम उसको खुश हो जाते हैं, बल्कि ये उसने कोई काम नहीं किया है, ये उसने अपनी जॉब की, कोई एक्स्ट्रा काम वो हमारे लिए करे तो हम उसे अप्रिशिएट करें ना। ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ। अगर ये रोड टूटा हुआ कोई रोड बना दे उसके ब्याज पे हम उसे इलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर ये रोड बनाना तो उसका काम था, ये इतनी जल्दी ख़त्म कैसे? तीर नहीं मारा उसने। ये कोई तीर नहीं मारा, इसको हम समझते कि बहुत ज़्यादा उसने काम कर दिया है, तो ये सब फजूल है। अच्छा जी, मजीद नौजवान से बात कर लें। भाई आप बताएं क्या कहेंगे, हमारी हुकूमत वसाइल पैदा नहीं कर रही नौजवानों के लिए, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं नौजवान, वसाइल क्यों नहीं पैदा कर रही हुकूमत? सर आप क्या बात कर रहे हैं, हुकूमत वसाइल तो नहीं मसाइल ज़रूर पैदा कर रही है। हमारी दुनिया जो है वो AI पे चली गई है और टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई है, लेकिन हम लोग आज भी बेसिक अपने मसाइलों पे ही मौजूद हैं। नलकों में पानी नहीं आ रहा, हमारे यहाँ पे सड़कें मौजूद नहीं हैं, तो हमारी जो यूथ है वो ज़रूर ब्रेन ड्रेन का शिकार तो ज़रूर होगी। ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि वसाइल तो पैदा नहीं हो रहे, हाँ, लेकिन मसाइल ज़रूर पैदा हो रहे हैं। लेकिन भाई मेरा सवाल ये, मसाइल जो पैदा हो रहे हैं, हुकूमत का काम होता है उन मसाइल को हल करना। और अगर ये नौजवान तबका, जो मेरा सवाल है कि हमारे मुल्क से आहिस्ता 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 करके चला गया सारा, जाता रहा नौजवान, तो एक दिन ऐसा आएगा कि नौजवान, हमारी यूथ पूरे पाकिस्तान की ख़त्म हो जाएगी। तो इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, और हुकूमतें उन नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म्स क्यों नहीं दे रही? दुनिया भर में गोल्डन वीज़ाज, अपॉर्चुनिटीज़, स्कॉलरशिप्स होती हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ क्यों नहीं है? अगर यही मामला चलते रहे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो फिर तारीख ही नज़र आता है। दुनिया भर के अंदर सहूलियात दी जाती हैं, जैसे अगर हम दुबई को ले लें, UAE को ले लें, उन्होंने गोल्डन वीज़ा अनाउंस किया है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ अनाउंस कर रहे हैं। हमारे जो AI स्पेशलिस्ट हैं, या अगर हम अपने डॉक्टर्स की बात करें, हम अपने बाकी हाई प्रोफाइल अपने उनकी बात करें, अपनी की बात करें, प्रोफेशंस की बात करें, तो वो सारे मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे बेसिक सहूलियात ही उनको मैसर नहीं होंगी तो वो ये सारी चीज़ों का हिस्सा ही बनेंगे। मुझे बताएं, आपको लगता है जो हमारी मौजूदा सिंध हुकूमत है वो कुछ करेगी नौजवानों के लिए? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, अभी BRT प्रोजेक्ट चल रहा है, 2 साल में मुकम्मल होना था और अभी 4 साल से ज़ायद का अर्सा गुजर गया। यूनिवर्सिटी रोड तबाह हुआ है, 5000 पाइप लाइनें उधर फट गई, 10 मसाइल हो गए। ये हमारी हुकूमत, हमारे स्पेशली कराची एक बैकबोन है पूरे पाकिस्तान की। कराची की मेजॉरिटी यूथ, अभी जितने लोगों से बात कर रहा हूँ सब बोल रहे हैं मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो ये हमारी हुकूमतों के माथे पे जूं क्यों नहीं रिंगती यार? आप क्या मुतालबा करेंगे? अगर हम इस चीज़ को देखें, यही हुकूमत कोई गालिबन 10 से 15 साल, 15 से 20 सालों से मौजूद है। अगर इस हुकूमत को कुछ करना होता तो ये आज के मसाइल नहीं हैं। हम तो इन बेसिक चीज़ों से, शायद जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, वही इन चीज़ों को, वो चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं जो आज हम देख रहे हैं। तो ये इतने सालों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, अगर वो अब तक नहीं ठीक हुई तो हमारा इस हुकूमत से कोई भी उम्मीद लगाना वो। बहुत शुक्रिया भाई। देखा आपने किस तरीके से जो हमारे नौजवान हैं, इतने सारे लोगों से बात की, लेकिन अफसोस की बात वही कि नौजवानों में, और ना सिर्फ नौजवान में, जितने लोगों से बात करता हूँ, अगर हम स्ट्रीट क्राइम पे बात कर लें, दीगर यूटिलिटी के इशूज़ पे बात कर लें, पानी, बिजली, गैस पे बात कर लें, जिससे भी बात करो उनका यही कहना होता है कि हमें हुकूमत से कोई उम्मीद ही नहीं है। पहले ये होता था कि आपके साथ कोई बुरा करता है तो आपको उम्मीद होती है, आप समझा लेते हो, फिर वो कहता है कि यार चलो मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। पर हमारी आवाम हर मसाइल पे, स्पेशली हमारे नौजवान जिन पे आज हमने प्रोग्राम किया, उनके दिल दिमाग में वो उम्मीद का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो अपना डिसीजन ले चुके हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि अगर मज़ीद साल यहाँ गुजारे गए, और ये बहुत बड़ी बदनसीबी है हमारे इदारों के लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारी हुकूमतों के लिए, कि हमारे नौजवानों का माइंडसेट इस लेवल पे है कि जो पढ़ भी रहे हैं, जिन्होंने पढ़ लिया है, जो जॉब्स कर रहे हैं, वो बस इस अपॉर्चुनिटी का वेट करें कि उनको बाहर जैसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वो फ़ौरन मुल्क को छोड़ के जाएँ। ये प्रोग्राम दिखाने का आपको मकसद था कि एक तरफ आप देख रहे हैं प्रोग्राम में कि किस तरह से हमारी यूथ में वो टैलेंट, वो स्पार्क मौजूद है, पर उस टैलेंट और उस स्पार्क को एप्रिसिएशन चाहिए होती है। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो यूथ को इसीलिए मोटिवेट करता है क्योंकि यूथ को आगे अपने मुल्क को खड़ा करना होता है, और वो यूथ ही हमारी होती है जो मुल्क में या दुनिया के अंदर उस मुल्क का नाम रोशन करती है। लेकिन आपने जिस तरह से देखा कि हमारी आवाम बिल्कुल मायूस है, और दूसरी तरफ हमारे इस वक्त भी नौजवानों के अंदर बहुत सारे टैलेंट मौजूद हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हमारी स्पेशली सिंध हुकूमत और हमारी मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ पे अगर देखें, मसाइल वसाइल हर जगह पे इशूज़ चलते हैं हर मुल्क में, लेकिन अगर हुकूमतें थोड़ा सा हमारी यूथ को लेकर सीरियस हो जाएं तो शायद जो पाकिस्तान का इमेज आज दुनिया भर में है उसमें कहीं चार चांद लग जाएँ। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।